हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सीएस गुरु। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने बात की थी एल्गोरिदम्स की, गुड एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ की। साथ ही साथ हमने एक बेसिक पढ़ा था एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का, जिसमें हमने दो अप्रोचेस की बात की थी, प्रायरी एनालिसिस एंड पोस्टियरी एनालिसिस। और हमने देखा था कि कैसे प्रायरी एनालिसिस इज़ अ बेस्ट वे टू एनालाइज एन एल्गोरिदम। ओके, और यूज़ भी वही होता है। फाइन। तो प्रायरी एनालिसिस में ही एक पार्ट है आपका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, जो यूज़ किया जाता है किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए। फाइन। थोड़ा सा बेस में आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। देखो, कोई भी आप एल्गोरिदम लिखते हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, फाइन, तो सबसे पहले तो जो भी आप एल्गोरिदम लिखते हो वो गुड एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑलराइट। सेकेंडली, सपोज 5 पर्सन है, ओके, 5 पर्सन ने या स्टूडेंट्स ने एल्गोरिदम डिज़ाइन करा सेम प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, और पांचों के पांच एल्गोरिदम गुड एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम वो पांच के पांच एल्गोरिदम्स को कैसे एनालाइज करेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। ठीक है ना, हमें एनालाइज तो करना पड़ेगा। वो एनालाइज करते हैं बच्चे हम ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कि एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यही हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे भी। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान से पढ़ना। और लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो पेशेंस रखना। ठीक है, अपनी अटेंशन बनाए रखना। इस वीडियो के एंड तक आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चे, एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। जो एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है, फाइन, चाहे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है चाहे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हो आप एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। और यही सबसे ज़्यादा यूज होती है एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए। फाइन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। व्हाट डज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम मीन्स? सो इट डज मीन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ध्यान से सुनना। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज? टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम, बट वी कैन नॉट डिटर्मिन द एग्जैक्ट अमाउंट। ओके, सो वी यूज एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया, सपोज आपके पास दो एल्गोरिदम है, दोनों ही अच्छे एल्गोरिदम है, बट हमें ये देखना है कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो हम कैसे मेज़र करते हैं? हम मेज़र करते हैं कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज कौन से वाला एल्गोरिदम कितने रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब क्या है? टाइम। अगर हम दो एल्गोरिदम को रन कर रहे हैं तो किसका सीपीयू टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, किसका कम है, किस में स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है, रैम की ज़्यादा ज़रूरत है या कम है, इन सब चीज़ों को मेज़र करके ही हम एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी को भी मेज़र करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। वी कैन नॉट डिटर्मिन द एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, हम चाहे कितना भी अच्छे से एनालाइज कर लें, हम एग्जैक्ट अमाउंट जो है टाइम और स्पेस का वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम एक आइडिया लगाते हैं कि कितना टाइम या स्पेस एल्गोरिदम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो एक एस्टिमेट हम लगाते हैं, रफ हम कैलकुलेशन करते हैं। वो हम किसके थ्रू करते हैं? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं, एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आया? ओके। अब एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें हम दो चीज़ें कंसीडर करते हैं। वन इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अनदर इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इसको आप स्टार मार्क कर लो। सम टाइम आपके यूनिवर्सिटी पेपर में या सब्जेक्टिव पेपर में ये डेफिनेशन आपके पास आ सकती है एज इट इज़। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी?
ठीक है, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना भी है और लर्न भी करना है डेफिनेशन को। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बच्चे? इट क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ CPU time taken by algorithm, okay, to run as function of input size. ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें क्या बताती है कि जो भी आपने एल्गोरिदम बनाया है, ओके, वो कितना CPU टाइम कंज्यूम करने वाला है आपका एल्गोरिदम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ। अब देखो, पहली बात तो बच्चे आप ये समझो, आप कोई भी एल्गोरिदम बनाते हो ना, वो स्मॉल डेटा के लिए नहीं बनाते। इसका क्या मतलब है? सपोज आपके पास 5 या 6 या 10 नंबर हैं जिनको आपको सॉर्ट करना है, किसी ऑर्डर में अरेंज करना है, वो तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको एल्गोरिदम बनाने की क्या ज़रूरत है, प्रोग्राम लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, या कंप्यूटर की हेल्प की आपको क्या ज़रूरत है? नहीं है आपको कोई भी नीड, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? आपको कंप्यूटर पे कैलकुलेट करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब इनपुट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लार्ज इनपुट साइज़ हो। जैसे कि सपोज़ मैं अगर आपको बोल दूं कि मेरे पास 1 लाख नंबर्स हैं या 50,000 नंबर्स हैं और आपको उनको सॉर्ट करना है, आप कहोगे मैम हम कैसे करें मैनुअली? तब आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम चाहिए होगा या कंप्यूटर की हेल्प चाहिए होगी जो आपको ये काम करके दे दे, और ये आपके पास फिर प्रॉब्लम की तरह हो गया। तो आप उसके लिए एल्गोरिदम बनाओगे, एल्गोरिदम के बाद प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई टूल कुछ तो बनाओगे ना जिससे आप 1 लाख नंबर को एक बार में सॉर्ट कर दो। ठीक है, समझ में आई? तो जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग कितना CPU टाइम बढ़ेगा, आपके एल्गोरिदम का कितना ज़्यादा CPU टाइम कंज्यूम होगा, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। समझ में आया? ओके, सपोज आपने एल्गोरिदम लिखा 1 लाख नंबर्स के लिए जो 1 लाख नंबर्स को सॉर्ट कर देता है, और मैं अगर सपोज उसमें 1.5 लाख नंबर्स को इनपुट करवा दूँ, ठीक है, क्या तब भी सेम टाइम लेगा आपका सॉफ्टवेयर या आपका प्रोग्राम या जो आपने एल्गोरिदम लिखा? ठीक है, तो ये मतलब है बच्चे टू रन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज का, कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जाएगा तब कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती जाएगी आपके एल्गोरिदम की। ओके, सेकंड है आपके पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कितना स्पेस कंज्यूम करेगा आपका एल्गोरिदम, ओके, टू रन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। सेम ही डेफिनेशन है, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आएगी तो CPU टाइम की बात करोगे आप, अमाउंट ऑफ CPU टाइम। जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात आएगी पूरी डेफिनेशन सेम है, बस आपने चेंज कहाँ पे करना है, अमाउंट ऑफ स्पेस। स्पेस का मतलब किससे है? रैम से। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। समझ में आया? कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? 2 टाइप की होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमने अभी पढ़ा था कि हम किसका यूज़ करते हैं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का। ठीक है, अब ये होता क्या है, It studies growth of algorithm when input size becomes large। ये अभी मैंने आपको बताया कि जब इनपुट साइज लार्ज होता जाएगा तो उस टाइम पे जो एल्गोरिदम का टाइम है वो कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होता है आपका, इट इग्नोर्स द एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, ये एग्जैक्ट टाइम आपको कैलकुलेट नहीं करके देगा, इट फोकसेस ऑन रेट ऑफ ग्रोथ। ये बेसिकली आपके पास कैलकुलेट करेगा कि आपका जो एल्गोरिदम है वो इनपुट साइज के साथ, तो वो जो टाइम है कंज्यूम करेगा जो आपका एल्गोरिदम, वो कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड इज द एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हेल्प्स इन चूजिंग एफिशिएंट एल्गोरिदम्स। ओके, एल्गोरिदम तो सब बना सकते हैं, ठीक है, अगर हम आपको सिखा दें एल्गोरिदम कैसे बनाना है, अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को सिखाऊंगी तो 10 के 10 स्टूडेंट्स बना देंगे एल्गोरिदम। ओके, और हो सकता है सारे ही 10 जो एल्गोरिदम है वो गुड एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करेंगे, बट
जब हम उनका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे एल्गोरिदम्स का, तब हमें पता चलेगा कि उन 10 एल्गोरिदम्स में से एफिशिएंट एल्गोरिदम कौन सा है, और एफिशिएंट एल्गोरिदम कौन सा होगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। ठीक है, और मैं आपको एक और टर्म बताती हूँ, टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। ठीक है, कौन सी टर्म है ये मेरे पास, टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। इसका क्या मतलब होता है, सम टाइम हमारे पास बच्चे ऐसे एल्गोरिदम होते हैं, हमें अपनी नीड देखनी होती है कि हमें स्पेस कम चाहिए, ठीक है, या मैं कह सकती हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें कम चाहिए या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सम टाइम कोई एल्गोरिदम ऐसा होता है जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से हम डील कर पा रहे हैं उससे, या हमारे हम जैसा चाहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिदम की वैसी आ रही है, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, जैसे कि रैम की प्रॉब्लम है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये ट्रेड ऑफ जो है वो चलता रहता है। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल से समझो। सपोज हमारे पास दो एल्गोरिदम है। जो पहला एल्गोरिदम है वो 2.5 सेकेंड लेता है, उसका CPU टाइम ये है रन करने के लिए, और जो सेकेंड है वो लेता है 3.5 सेकेंड। तो अब हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम अच्छे से वर्क कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट एल्गोरिदम है इट इज़ ग्रोइंग स्लोअर, क्योंकि ये कम टाइम ले रहा है ना, तो ये स्लो स्लो ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने इनपुट साइज बढ़ा दिया और एकदम से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया इसने। ठीक है, और ये ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इट ग्रोज फास्टर। ओके, समझ में आया। तो इस टाइप से हम ग्रोथ रेट में एनालाइज करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। फाइन, अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब एनालाइज कैसे करते हैं, सिम्प्टोटिक एनालिसिस। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप एल्गोरिदम को एनालाइज करो, ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये एक्सप्रेशन कैसे आता है एल्गोरिदम, जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे एल्गोरिदम्स के बारे में, एरे में, लिंक लिस्ट में, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी आप ये समझो कि ऐसा कोई मैथमेटिकल आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करते हैं दैट हाउ इट इज़ ग्रोइंग एज द इनपुट साइज। ठीक है, जैसे जैसे हम इनपुट साइज बढ़ा रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है या ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है, ये कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इनमें से हम सारी टर्म्स को यूज़ नहीं करते। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म्स हैं जैसे 4 5 1 2 3, या फिर कोई ऐसी टर्म्स हैं जो n क्यूब से छोटी हैं, सपोज यहाँ पे अगर ये भी होता 4n क्यूब प्लस n प्लस 5, अगर ये होता तो हम n को भी इग्नोर कर देते। क्यों, क्योंकि n क्यूब जो है वो बिगर टर्म है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, जो भी लोअर टर्म्स होती हैं, सिर्फ जो सिग्निफिकेंट टर्म्स है जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हम सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट बच्चे देखो कि जितने भी डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं ना, सबके डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेट्स होते हैं, क्योंकि हर किसी का एल्गोरिदम को लिखने का तरीका भी तो अलग हो सकता है आप कोई अलग लॉजिक से सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, आपका फ्रेंड कोई और लॉजिक लगाए सेम प्रॉब्लम पे। ऐसा हो सकता है ना कि दो पर्सन की सेम प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट अप्रोच हो, ऐसा हो सकता है। तो जब डिफरेंट अप्रोच होगी तो ग्रोथ रेट भी तो डिफरेंट होगा ना आपके एल्गोरिदम का। फाइन, तो इसी बेसिस पे बच्चे यही जो ग्रोथ रेट आपके हैं, इन्हीं को स्टडी करने के लिए हमारे पास 3 नोटेशन है, 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। कौन सी है वो नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा। जो बिग ओ नोटेशन है बच्चे, वो आपकी बताती है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, कि आपका एल्गोरिदम वर्स्ट केस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आउटपुट करेगा। ठीक है, जो बिग ओमेगा है वो बताता है बेस्ट केस को। फाइन, और जो बिग थीटा है वो बताता है एवरेज केस को।
इट लाइज बिटवीन द वर्स्ट केस एंड द बेस्ट केस। ओके, तो इस तरीके से आप अपने पेपर में रिप्रेजेंट करके आ सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये होते क्या है, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा। देखो, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो बिग ओ नोटेशन है बच्चे, ये इंडिकेट करती है मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम। ठीक है, कि जो सीपीयू का टाइम है, मैक्सिमम टाइम की हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं वर्स्ट केस। ठीक है, कि जो आपका एल्गोरिदम है वो मैक्सिमम कितना टाइम कंज्यूम करेगा, सीपीयू टाइम। ठीक है, वो हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ओ नोटेशन के थ्रू। अभी बताया मैंने, इट रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट केस। थर्ड, इट डिफाइंस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम। अपर बाउंड का मतलब मैक्सिमम कहाँ तक आपका एल्गोरिदम रन कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना टाइम या कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, वो हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ओ नोटेशन के थ्रू। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, एक फंक्शन है टी एन। टी एन जो है ओ एन कब आएगा, बिग ओ एन कब आएगी ये आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी, जब आपके पास वर्स्ट केस होगा। इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज मैंने आपको 10 नंबर्स दिए। ठीक है, आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ में आया। और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सर्च करो इन नंबर्स में से कि 11 है कि नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 11 को 1 बाय 1 कंपेयर करोगे हर नंबर से, यही करोगे ना। और आपको सब हर नंबर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और आपको लास्ट में जाके पता चलेगा कि 11 तो है ही नहीं। ऐसा होगा ना। अगर तो 10 नंबर हैं, बहुत ईजी है कंपेयर करना। अगर आपके पास 1 लाख नंबर हो तो, ठीक है, तो आपको n नंबर्स, अगर आपके पास सपोज n नंबर्स हैं, तो आपको इतने सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 लाख कंपैरिजन करने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपको सर्च करने के लिए। ठीक है, या नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए। ओके, समझ में आई। तो कितना लगेगा भाई, बिग ओ आपको बताता है वर्स्ट केस, तो एन अमाउंट ऑफ टाइम ही लगेगा। ठीक है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपको मिले ही ना नंबर। ठीक है, आप सर्च कर रहे हो 1 लाख नंबर में, कोई नंबर वो है ही नहीं उसमें, या फिर सबसे लास्ट में है वो नंबर, ये भी तो हो सकता है। तो ये वर्स्ट केस है। ओके, इसको हम बिग ओ से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम क्या बताते हैं, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स टाइम ग्रोज लीनियरली विद एन। ठीक है, जैसे जैसे डेटा या इनपुट साइज इंक्रीज होगा, टाइम भी इंक्रीज होगा। देखो, 10 नंबर में सर्च करने में कम टाइम लग रहा है। अगर मैं 20 नंबर दूं तो 1 बाय 1 आप कंपेयर करोगे, ज़्यादा टाइम। 1 लाख नंबर दूं और ज़्यादा टाइम। तो जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ रहा है, आपका टाइम भी तो बढ़ रहा है ना ऑपरेशन परफॉर्म करने का। ठीक है, तो यही बताते हैं हम बिग ओ नोटेशन में कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है। ओके, और इसको आप ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, टाइम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वाई एक्सिस में, और इनपुट साइज एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा, ये देखो, वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा। ऑल राइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास है बिग ओमेगा नोटेशन। ठीक है, ये बिग ओ का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इट इंडिकेट्स द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम को मिनिमम टाइम कितना लगेगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट केस ऑफ एन एल्गोरिदम। कि बेस्ट केस क्या होगा, ऑब्वियसली अगर टाइम मिनिमम होगा तो बेस्ट केस ही रिप्रेजेंट करेगा। एंड इट डिफाइंस द लोअर बाउंड, कम से कम कितना टाइम यूज कर रहा है, उसी को हम लोअर बाउंड भी बोलते हैं। ओके, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपका ओमेगा का सिंबल है, इससे हम बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सेम इक्वेशन ली। अब यहाँ पे आप देखो, वहाँ पे मैंने लिखा था, जब मैंने वर्स्ट केस की बात करी तो मैंने लिखा ओ एन। ठीक है, क्यों, क्योंकि एन नंबर ऑफ कंपैरिजन हो सकता है आपको सारे एलिमेंट सर्च करने पड़े तब भी आपको कुछ ना मिले। ठीक है ना। ओके, तो आपको एन एलिमेंट्स पे वर्क करना पड़े। बट बेस्ट केस क्या होगा आपका, बेस्ट केस के टाइम पे आपके पास कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1। अभी ये कैसे होगा, देखो, सपोज अगर मेरे पास 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और मुझे सर्च करना है 1।
ठीक है, तो मैंने जैसे ही कंपेयर करना स्टार्ट करा मुझे फर्स्ट नंबर पे ही 1 मिल गया। ठीक है, तो मिनिमम टाइम कंज्यूम हुआ। मेरा एल्गोरिदम मैंने ऐसा बनाया कि जिसमें जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे फर्स्ट प्लेस पे ही मिल गया मेरा नंबर सर्च करते हुए। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट टाइम लगा, मिनिमम टाइम लगा। ओके, समझ में आई बात? तो ये होता है आपका बेस्ट केस। अब इस केस में एन चाहे कितना ही लार्ज साइज हो, चाहे मेरे पास 1 लाख नंबर हैं इसमें, चाहे मेरे पास 2 लाख हैं, चाहे मेरे पास 3 लाख हैं, ठीक है, अगर मेरा एलिमेंट मुझे फर्स्ट प्लेस पे ही मिल जाता है या फर्स्ट फ्यू कंपैरिजन में ही मिल जाता है तो उस केस में मेरा क्या होता है, बेस्ट केस। और ये हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत ही कम टाइम में और कांस्टेंट टाइम में आपने अपना ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया एल्गोरिदम के थ्रू। ठीक है, ये देखो, इट मीन्स कांस्टेंट टाइम और टाइम स्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एज इनपुट साइज इंक्रीजेस। टाइम उतना ही रह रहा है चाहे आपका जो इनपुट साइज है वो चाहे कितना ही हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ही हो। ठीक है, ग्राफिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सेम बच्चे ग्राफ है। ये देखो, टाइम जो है आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे इनपुट्स इंक्रीज हो रही हैं बट टाइम आपका सेम ही है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब फटाफट से देखते हैं बिग थीटा नोटेशन को। ये आपकी बताती है बच्चे एवरेज केस। ठीक है, ना ही अपर बाउंड ना ही लोअर बाउंड, कुछ बीच का एक टाइम ये आपको बताती है कि एक एवरेज टाइम कितना लगेगा एल्गोरिदम में। ठीक है, एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम, इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज केस and it defines the average bound और tight bound of an algorithm। ठीक है, इसमें एवरेज स्टेप्स आपके कितने हो सकते हैं, n/2। कैसे, इस यही एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास 5 एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पास जो नंबर है हमने जो सर्च करना है वो है 3। ठीक है, सपोज ये एरे में है, तो देखो पहले मैंने 3 को कंपेयर करा 1 से, फिर मैंने 3 को कंपेयर किया 2 से, फिर मैंने 3 को कंपेयर किया 3 से, और यहाँ पे मेरा मैच हो गया, 3 जो है वो 3 से मैच हो गया। तो ये देखो, ना तो मुझे बेस्ट केस मिला कि 3 मेरा फर्स्ट ही प्लेस पे था, ना ही मुझे पूरे का पूरा एंड तक जाना पड़ा कि मेरा वर्स्ट केस हो जाए। मुझे अपनी वैल्यू या जो मेरा ऑपरेशन जो मैं परफॉर्म कर रही थी सर्चिंग का, वो कहीं मिडल में, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम मिडल एलिमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एवरेज केस की। समझ में आई बात? तो ये आपका लाई करता है बिटवीन दी बेस्ट केस एंड दी वर्स्ट केस। ओके, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग थीटा से। अब सेम इक्वेशन ली हमने और यहाँ पे एन लिख दिया, थीटा एन। तो इसका क्या मतलब है, इट लाइज बिटवीन दी अपर एंड दी लोअर बाउंड। ये जो आपका होता है ये रिप्रेजेंट करता है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरेज केस है, और जो आपका ऑपरेशन है या जो आपका एल्गोरिदम है वो एवरेज केस में कितनी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी या वो कितना टाइम कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, सेम हम ग्राफ का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या करा, 3 हमने ग्राफ यहाँ पे बेसिकली शो किया है। दिस इज़ द लोअर बाउंड जो अभी हमने यहाँ पे किया था, देन अपर बाउंड, और कहीं बीच में आपका ये लाई कर रहा है एवरेज केस। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से आप जो है वो इस टॉपिक को अपने पेपर में प्रेजेंट करके आ सकते हो। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये नोटेशंस क्या हैं, क्योंकि आगे हमने एल्गोरिदम के साथ इनका यूज़ करना है। ठीक है, अभी और भी मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ा सकती हूँ, बट वो जब हम आगे और टॉपिक्स करेंगे जैसे एरे, लिंक लिस्ट, तो वहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे इनको। ठीक है, बट अभी के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए ये सफिशिएंट है। ऑल राइट, कोई भी डाउट हो बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, अदरवाइज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करना। सेल्फिश नहीं बनना कि बस हमने ही पढ़ना है, नहीं, सबके साथ शेयर करो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, तभी मैं मोटिवेट होके और अच्छे से अच्छे लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगी। और न्यू लेक्चर्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। न्यू हो अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।